वेलकम फ्रेंड्स, दोबारा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में A1 इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक फिर आपके लिए लेके आई हूँ टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस ऑथर हमारे विलियम शेक्सपियर। तो इनके लिए हम लेके आए हैं टेस्ट नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2, यानी कि विलियम शेक्सपियर का पहले भी एक लेक्चर हो चुका है और अब ये सेकंड लेक्चर है विलियम शेक्सपियर पे। तो आज हम विलियम शेक्सपियर पे क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रीडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। बेटा प्रीडिसेसर मतलब बिफोर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विलियम शेक्सपियर से पहले कौन ऐसे थे जो विलियम शेक्सपियर से पहले नहीं आए थे। इनमें से तो इनमें से कौन शेक्सपियर से पहले नहीं आए थे? क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज, बेन जॉनसन या रॉबर्ट ग्रीन। देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो आए थे विलियम शेक्सपियर से पहले, बेन जॉनसन भी आए थे विलियम शेक्सपियर से पहले ही, रॉबर्ट ग्रीन भी आए थे विलियम शेक्सपियर से पहले ही। अब कौन नहीं आया विलियम शेक्सपियर से पहले? थॉमस लॉज। थॉमस लॉज जो थे वो कब आए थे? ही वॉज द कंटेम्परेरी, यानी कि वो समकालीन थे, उनके टाइम पे आए थे विलियम शेक्सपियर के। सो he was the contemporary of William Shakespeare and he belongs to Elizabethan and Jacobean age. Question 32, which critic stated about Shakespeare thus: he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. So किस मैन ने ये बात कही? Who he was the man, किसने ये बात कही कि he was the man who of all modern and perhaps Asian poets had the largest and comprehensive soul. तो शेक्सपियर के बारे में ये बात कि उनका लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल है शेक्सपियर की, ये बात किसने कही? ए डॉक्टर जॉनसन ने, बी विल्सन नाइट ने, सी जॉन ड्राइडन ने या डी बेन जॉनसन ने। तो ये बात बेटा किसने कही है बताइए? ये बात कही है जॉन ड्राइडन ने। और जॉन ड्राइडन जो थे वो क्या थे? जॉन ड्राइडन ही थे जो कहलाते हैं हमारे फादर, किस चीज के फादर? फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और and also John Dryden was the person who set the style, किस चीज का स्टाइल? set the style for modern English poetry, prose, modern English prose, मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के लिए इन्होंने सेट किया था स्टाइल। एंड जो इन्होंने ये लाइन बोली है, ये किसमें बोली है? एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में। सो इनका फेमस वर्क कौन सा है? जॉन ड्राइडन का एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये इनका फेमस वर्क है। क्वेश्चन 33, life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury. So बेटा इसमें कई बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बताने लायक हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ओथेलो, बी मैकबेथ, सी किंग लियर एंड डी हैमलेट। बेटा सबसे पहले हम कुछ बातें पकड़ते हैं इसमें से, जैसे कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। लाइफ एक वॉकिंग शेडो है,
तो लाइफ का डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है इज लगा के, किससे? वॉकिंग शेडो से। तो इट इज अ, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इट इज अ मेटाफर। ठीक है, मेटाफर इज द फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद इसमें एक वर्ड आया है, एक क्या कहते हैं, एक फ्रेज आया है, क्योंकि वर्ड तो एक सिंगल होता है, जब जुड़ जाता है वर्ड और वर्ड तो फ्रेज बन जाता है। तो इसमें एक फ्रेज है साउंड एंड फ्यूरी, और ये फ्रेज हमें क्या रिमाइंड्स करता है? रिमाइंड्स अस अबाउट, किसकी याद दिलवाता है हमें? रिमाइंड्स अस अबाउट विलियम फकनर। विलियम फकनर का फेमस वर्क है, उसकी हमें याद दिलाता है। सो साउंड एंड फ्यूरी रिमाइंड्स अस अबाउट द फेमस वर्क ऑफ, किसका फेमस वर्क, किसकी फेमस वर्क की याद दिलाता है? विलियम फकनर की। और उस फेमस वर्क का क्या नाम है उनके? साउंड एंड फ्यूरी। सो यही उनके फेमस वर्क का नाम है, जो कि विलियम फकनर ने कहां से चुराया है? शेक्सपियर के मैकबेथ से। शेक्सपियर के मैकबेथ की ये लाइंस थी, और उसमें साउंड एंड फ्यूरी वर्ड आया हुआ था, और ये वर्ड किसने ले लिया? विलियम फकनर ने, और उसको टाइटल बना दिया अपने प्ले का, अपने वर्क का टाइटल बना दिया साउंड एंड फ्यूरी। इनका फेमस वर्क है विलियम फकनर। So answer is Macbeth. The lines are from Macbeth. Question 34. Me thought I heard a voice cry. Me thought का मतलब होता है मैंने सोचा. I thought. I thought because it is an old English, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है. So me thought मतलब मैंने सोचा. I heard a voice cry. मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक रोती हुई आवाज सुनी है. कौन सी आवाज? Sleep no more. Macbeth does murder sleep, the innocent sleep. So तुमने एक इनोसेंट स्लीप, यानी कि तुमने मर्डर कर दिया है एक इनोसेंट स्लीप का, यानी कि कोई निद्रा में सोया हुआ था उस टाइम तुमने, इनोसेंट स्लीप मतलब निद्रा में जब हम सोते हैं तो हम एक मासूमियत भरी नींद ले रहे होते हैं। सो तुमने उस समय मैकबेथ मर्डर कर दिया। किसका मर्डर कर दिया? कौन है यहाँ पे इनोसेंट स्लीप? इनोसेंट स्लीप कहा गया है डंकन के लिए। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसमें कि विच शेक्सपियर कैरेक्टर हैज स्पोकन, मतलब किसने ये लाइन बोली है? इट इज द लाइन बाय मैकबेथ आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन। Question 35. Which of the following Shakespeare's works is a type of pastoral romance? यानी पेस्टोरल होता है विलेज का रोमांस, तो कौन सा ऐसा शेक्सपियर का वर्क है विच इज अ टाइप ऑफ पेस्टोरल रोमांस? पेस्टोरल मीन्स गांव, गांव या विलेज टाइप, या फिर फॉरेस्ट वगैरह से रिलेटेड, हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स जैसे फॉरेस्ट विलेज से रिलेटेड रोमांस की स्टोरी कौन सी है? सो इट इज एज यू लाइक इट, जिसमें कि किसकी बात होती है? फॉरेस्ट ऑफ अर्डन की बात होती है। Question 36. Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of the immaturity? Immaturity कौन दिखाता है? वीनस जो होती है वो इमेच्योरिटी दिखाती है, ऐसा पागलपन दिखाती है एडोनिस के लिए। शी वॉज मैड फॉर एडोनिस, और बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर करती है एडोनिस को पाने के लिए। एंड out of these options, like first is Rape of Lucrece, second is Venus and Adonis, third is The Tempest, and fourth is none of these. So पहला Rape of Lucrece भी विलियम शेक्सपियर का वर्क है, but it is asked 6-line stanza. So 6-line stanza में नहीं है, ये वाला वर्क है इनका 7-line stanza में वर्क है ये वाला, और लिखा गया है 1594 में। और नेक्स्ट है वीनस एंड एडोनिस, जो कि वर्क लिखा गया है कब? 1593 में, और ये है 6-line स्टेंजा वर्क। और वीनस और
वीनस एंड एडोनिस को पहला पहला जो उत्तराधिकारी कहा गया है किसका? विलियम शेक्सपियर का. सो इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन. ओके. और एक ट्रिक बता देती हूँ आपको. अगर 6 लाइन स्टेंजा आए तो याद ना रहे अगर आपको, तो 1 2 3 4 5 6 एडोनिस में 6 लेटर्स हैं, तो 6 लाइन स्टेंजा का आंसर होगा एडोनिस वाला. और अगर 7 लाइन स्टेंजा आए तो एक ट्रिक बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आंसर होगा लुक्रेस वाला अगर 7 लाइन स्टेंजा के लिए पूछा जाएगा. Question next, 37. The knockabout scenes in Shakespeare's The Taming of the Shrew and the Merry Wives of the Windsor are the examples of. So knockabout, जो knockabout scenes हैं किसके अंदर? शेक्सपियर के द टेमिंग ऑफ द श्रियो में एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में नॉकिंग सीन्स हैं. तो नॉकिंग सीन्स किसके एग्जाम्पल हैं? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फूहड़ हंसी. बहुत ही बेहुदी और भद्दा हंसी के एग्जाम्पल है. मतलब कॉमेडी का ऊपर का जो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है कॉमेडी की, उसको कहते हैं फार्स. क्वेश्चन 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए लव लेवल लॉस्ट में बायरन एंड रोजालिन. बी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बेनेडिक्ट एंड बिट्रेस. सी द मर्चेंट ऑफ वेनिस बेसिनियो एंड पोर्शिया. डी एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो एंड रोजालिन. पहले आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं. जैसे कि एज यू लाइक इट सबको पता है, बहुत फेमस है, उसमें ऑरलैंडो और रोजालिंड है, बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है. द मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने लास्ट क्लास में भी मतलब एक क्लास में डिस्कस किया हुआ है आपसे मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में. तो उसमें बेसिनियो था और पोर्शिया था. बेसिनियो एंटीनियो का दोस्त था. और लव लेबल लॉस्ट में बायरन और रोजालिन दोनों थे. तो गलत क्या हुआ? अ मिडनाइट समर्स ड्रीम. इट इज रॉन्ग, क्योंकि मिडनाइट समर ड्रीम्स में बेनेडिक्ट एंड बिट्रेस ये दोनों नहीं थे. और ये किस में थे? मच एडो अबाउट नथिंग. ठीक है. सो ये बेनेडिक्ट एंड बिट्रेस आर नॉट द करेक्टर्स इन मिडनाइट समर ड्रीम. ये दोनों मच एडो अबाउट नथिंग के करेक्टर्स हैं. Question 39. Which of the following drama does not belong to the last phase of Shakespeare's literary career? तो लास्ट जो जब उसका लिटरेरी करियर एकदम खत्म हो रहा था एंड ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द डेथ, सो उस समय जो लास्ट में थे उन इनमें से जो फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट मतलब कि नहीं था, इनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा जो लास्ट टाइम से बिलोंग करता हो? सो ये तीनों जो थे, टेम्पेस्ट, सिम्बलिन और विंटर्स टेल, ये तीनों लास्ट लिटरेरी फेज से बिलोंग करते हैं. किसके? विलियम शेक्सपियर के लास्ट लिटरेरी फेज से. और जो नहीं बिलोंग करता, जो मतलब पहले लिखा गया है काफी, तो वो था एज यू लाइक इट. सो आंसर विल बी एज यू लाइक इट. क्वेश्चन 40. The first folio, the first collected edition of Shakespeare's plays was edited by. जो फर्स्ट फोलियो है शेक्सपियर का एंड द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ प्लेज, मतलब पहली एक कलेक्शन बनी थी शेक्सपियर के प्लेज की, तो उसको फर्स्ट फोलियो के नाम से लॉन्च किया गया था सबसे पहला. तो वो कब किया गया था लॉन्च? 1623 में फर्स्ट फोलियो लॉन्च हुआ था. ठीक है, फर्स्ट फोलियो इन 1623. और उसमें कौन कौन से थे फर्स्ट फोलियो में? 36 प्लेस थे इसमें टोटल.
और उन 36 प्लेज में शेक्सपियर के एक प्ले को नहीं इंक्लूड किया गया था, जो कि है पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर। इसको एक्सक्लूड रखा गया था, इसको 36 में इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, हैमिंग एंड कॉन्डेल। Which of the following plays by Shakespeare is not classified as a Roman play? इनमें से कौन सा शेक्सपियर का जो प्ले है वो रोमन प्ले की कैटेगरी में नहीं आता है? तो रोमन प्ले एंटनी एंड क्लियोपाट्रा है, रोमन प्ले जूलियस और सीजर है, कॉरियोलेनस एक रोमन प्ले है, तो हैमलेट एक रोमन प्ले नहीं है। सो हैमलेट इज द आंसर। क्वेश्चन 42, शेक्सपियर्स प्ले लव लेबर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। जो शेक्सपियर का प्ले है कौन सा, लव लेबर्स एंड लॉस्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसमें इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के जेस्चर्स और इस तरीके की मैनर्स शो की गई हैं जिससे तुम्हें हंसी आएगी मैनर्स और बिहेवियर से। सो आंसर विल बी लव लेबर लॉस्ट में क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन 43, in the first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? तो पहले जो फर्स्ट फोलियो एडिशन थी किसकी, शेक्सपियर के ड्रामा की, उसमें कौन सा ऐसा प्ले था जो हटा दिया गया था? मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट फोलियो था जो 1623 में लिखा गया था, फर्स्ट फोलियो 1623 में, और उसमें कितने प्लेस थे, टोटल 36 प्लेस थे, पर एक्चुअली में प्लेस थे कितने, 37। वो जो एक प्ले यहाँ से गायब किया गया है 36 की जगह, 37 की जगह जैसे 36 हुए हैं, तो वो क्यों हुए, क्योंकि एक ये वाला प्ले गायब हुआ है, दैट इज पेरिकल्स। क्वेश्चन 44, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि पहला उत्तराधिकारी शेक्सपियर के वर्क का कौन सा है, पहला उत्तराधिकारी, वीनस एंड एडोनिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question 45, the characters Ophelia and Gertrude appear in which of the following plays of Shakespeare? So Ophelia and Gertrude characters जो है वो किस शेक्सपियर के प्ले के अंदर है? हमने चार ऑप्शन है, ए मैकबेथ, बी हैमलेट, सी किंग लियर एंड डी ओथेलो। सो चार ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे सामने और हमें इसमें से बताना है कि गर्ट्रूड एंड ओफिलिया ये जो दो मेजर कैरेक्टर्स हैं ये किस में आते हैं, कौन से प्ले में आते हैं शेक्सपियर के? ये आते हैं शेक्सपियर के हैमलेट में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है शेक्सपियर का, बट in spite of being such a famous play, it is an artistic failure. ये जो प्ले था it was declared an artistic failure. इसको artistic failure बताया गया था by T.S. Eliot. And because क्यों artistic failure था? Because it lacks, इसमें क्या कमी थी इस प्ले में? It lacks objective correlativeness. Objective correlativeness इसमें नहीं थी. It lacks objective correlativeness. एंड हैमलेट में जो गर्ट्रूड थी, गर्ट्रूड वाज द मदर ऑफ हैमलेट, शी वाज द मदर ऑफ हैमलेट एंड आल्सो द वाइफ ऑफ क्लॉडियस अंकल, जो हैमलेट के चाचा जी थे, उनसे उन्होंने शादी कर ली थी उसकी मदर ने। सो गर्ट्रूड जो थी क्लॉडियस अंकल की जो थी वाइफ थी, वाइफ ऑफ क्लॉडियस। So answer will be B, Hamlet. Question 46. Which of the following drama does not belong to the last phase of Shakespeare's literary career? इनमें से कौन सा ड्रामा है जो लास्ट फेज का नहीं है, पहले के फेज का है? सो लास्ट जब करियर का लास्ट फेज था तो तब सिर्फ एक ही नाटक था जो इनमें से लास्ट फेज का है,
मच एडो अबाउट नथिंग इज द, ये वाला जो नाटक है ये लास्ट उसके लास्ट कुछ जो प्लेस लिखे थे उसने डेथ डेथ टाइम से पहले, उनमें से एक नाटक है मच एडो अबाउट नथिंग। और ये सारे बहुत प्रीवियस प्लेज हैं जो उसने शुरुआती लिटरेरी करियर में लिखे, जैसे कि द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन और विंटर्स टेल। Question 47, Shakespearean sonnets have the following features. Shakespearean sonnet में क्या क्या features हैं? A. Shakespeare has written 154 sonnet, बिल्कुल करेक्ट है। शेक्सपियर ने 154 sonnets लिखे हैं। From 1 to 126 address to dark lady, बिल्कुल गलत। जो सोनेट 1 से 126 तक सोनेट है ये एड्रेस करते हैं डार्क लेडी को नहीं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये एड्रेस करे गए हैं। ठीक है, अब ये वाला बी ऑप्शन गलत है, यानी कि ये बात ठीक नहीं है। ही डेडिकेटेड सम सोनेट्स टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बिल्कुल ठीक है बात। राइमिंग स्कीम इज ए बी सी डी एंड जी जी, यानी लास्ट में कपलेट आता है, बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे लिए कौन कौन से ठीक है? ए ठीक है, सी ठीक है एंड डी ठीक है। सो इसमें पूछा है करेक्ट आंसर ढूंढिए कौन कौन से ठीक हैं। सो हमें चाहिए ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। Question 48. Who said, for fear of which hair is this thou age unbred? Ere you were born was beauty's summer bed. So ये लाइंस जो है वो किसकी हैं? ये लाइन सोनेट की हैं, और वो सोनेट किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन गाल्सवर्दी का सोनेट है, जॉन मिल्टन का सोनेट है, विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, या विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है? सो इट इज द सोनेट बाय विलियम शेक्सपियर। 49 question. Lysander is a character in which of the following? A. Comedy of Error में करेक्टर है, B. Romeo and Juliet का, C. King Lear and D. A Midnight Summer Dream. So Lysander is a character in Midnight Summer Dream. Question 50. In the classification of Shakespeare's plays, in which category does the two gentlemen of Verona come? सो क्लासिफिकेशन है शेक्सपियर के प्लेस की, और उसमें टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना किस कैटेगरी में आता है? टू जेंटल ऑफ वेरोना आता है द अर्ली कॉमेडी में, मतलब शुरुआत में जो उन्होंने कॉमेडीज लिखी तो एक तरीके की कॉमेडी है ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, पर शुरुआत में लिखी गई काफी, तो इसलिए जोड़ दिया है अर्ली, यानी अर्ली कॉमेडी। Question 51. Who called Shakespeare a Jonas factotum, a jack of all trades? यानी कि सब ट्रेड्स में माहिर, a jack of all trades। शेक्सपियर को किसने कहा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, या जॉन मिल्टन ने? सो इट इज बी रॉबर्ट ग्रीन। एंड रॉबर्ट ग्रीन was a university, ये एक यूनिवर्सिटी विट थे, he was a university wit। Question 52. Which of the following authors has written the line to wit, to woo, a merry note, while greasy John doth kill the pot? ये लाइन किस ऑथर की है? ए. जॉन गाल्सवर्दी, बी. जॉन मिल्टन, C. W. Wordsworth and D. William Shakespeare. So ये लाइन है विलियम शेक्सपियर के वर्क से, और उनका जो वर्क है कॉमेडी, एक कॉमेडी में उनके वर्क है, और वो कॉमेडी वर्क है लव्स लेबर
लव्स लेबर लॉस्ट। ठीक है, ये जो इनका वर्क है इसमें से ये लाइंस ली गई हैं। टू विट टू वू अ मैरी नोट वाइल ग्रीसी जोअन डॉट किल द पॉट। सो इट इज द टेकन फ्रॉम लव लेबर लॉस्ट विच इज अ कॉमेडी। क्वेश्चन 53, मेलकम इन मैकबेथ इज डंकन्स। डंकन का कौन था मेलकम? ही वॉज द एल्डेस्ट सन। डंकन का सबसे बड़े बेटे का नाम था मेलकम। सो ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग डंकन। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड सन, ब्रदर, एल्डेस्ट सन या फ्रेंड? आंसर इज सी, एल्डेस्ट सन। Malcolm was the eldest son of King Duncan. Question 54. Find out that is not the same from the following. इसमें से odd one out हमें find करना है. So A है Hamlet, B है Macbeth, C है Othello and D है Tempest. अब देखिए तीन इसमें से ट्रेजेडी हैं. 3 आर द ट्रेजेडीज बाय विलियम शेक्सपियर. कौन कौन सी मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना पहले भी ट्रेजेडी की. होकम यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. इनमें से मैकबेथ है, हैमलेट ट्रेजेडी है, ओथेलो इज ऑल्सो अ ट्रेजेडी. सो द टेम्पेस्ट इज नॉट अ ट्रेजेडी. तो हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है. तो ऑड वन आउट क्या हो गया? द टेम्पेस्ट. Question 55. To be or not to be, that is the question, appears in which of the following? A. Hamlet, B. Macbeth, C. As You Like It or D. Othello. To be or not to be मतलब it was inside Hamlet के अंदर चल रही थी ये बात कि मर्डर उसे क्लॉडियस का मर्डर करना चाहिए नहीं करना चाहिए. इट इज ethically right or not. So it was something going psychologically inside the Hamlet. So the question is टू बी और नॉट टू बी. सो इट इज फ्रॉम द हैमलेट. और ये बोला भी किसने है? नाटक भी हैमलेट है और लाइन्स आर स्पोकन बाय ऑल्सो हैमलेट विच इज अ सोलिलिकी. ये सोलिलिकी है उनके, उसके अंदर ही बात चल रही है. इमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज. इमिलिया कौन थी शेक्सपियर के प्ले ओथेलो में? वो थी या वाइफ ऑफ रोजरिगो, वाइफ ऑफ कैसियो, वाइफ ऑफ यागो या वाइफ ऑफ ओथेलो? शी वॉज द वाइफ ऑफ इयागो. इयागो की वाइफ थी जो कि इयागो को, उसको इमिलिया को एक हैंकरचीफ मिला था. उसने इयागो को लाकर दिया और इयागो ने उसी हैंकरचीफ को गलत तरीके से यूज करते हुए ओथेलो और उसकी वाइफ डेस्डिमोना के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी और ये स्टोरी बन गई एक स्टोरी ऑफ जेलसी. Question 57. Which play by Shakespeare describes jealousy as the green-eyed monster? कौन सा ऐसा प्ले है जो क्या करता है? शेक्सपियर को डिस्क्राइब करता है प्ले को. जेलसी का प्ले. जेलसी का प्ले कौन सा है? क्योंकि जेलसी कैसे होती है? जब ओथेलो के मन में आता है कि मेरी वाइफ का किसी से कुछ चल रहा है, अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसके मन में जेलसी पैदा होती है. सो दिस इज द प्ले ऑफ जेलसी. सो it is Othello. Question 58. The subtitle of Shakespeare's Twelfth Night. सबटाइटल क्या है शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है. ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल है What You Will. What You Will is the subtitle of Shakespeare's Twelfth Night. 59. Which among the following characters does not appear in the play Hamlet? कौन सा ऐसा करेक्टर है इनमें से जो हैमलेट में नहीं आता? होरेशियो, गर्ट्रूड, ओलिविया या हैमलेट? होरेशियो कौन होता है? इज द फ्रेंड ऑफ हैमलेट. हैमलेट का खास फ्रेंड होता है, फ्रेंड ऑफ हैमलेट. गर्ट्रूड को तो कौन होती है? हैमलेट की मदर होती है. ठीक है. हैमलेट इज द हिमसेल्फ मेन करेक्टर, मेन और प्रोटोगेनिस्ट, हीरो ऑफ द प्ले.
और ओलिविया इज द करेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट में करेक्टर होती है. सो आंसर विल बी सी, ओलिविया. Question 60. In her essay, What if Shakespeare had had sister Virginia Woolf gave name to Shakespeare's hypothetical sister. अगर शेक्सपियर ने सोचा था अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं उसको क्या नाम देता, तो हाइपोथेटिकल सिस्टर ऑफ शेक्सपियर माना जाता है किसको? जेन को, जूडियत को, मैरी को या एलिजाबेथ को? बताइए जल्दी. सो इट इज जूडियत. Judith is the hypothetical sister of Shakespeare. So you can join us on our YouTube channel, our Telegram channel, Facebook and Instagram. It is A1 English 360 degree.